राजस्थान के जैसलमेर की सीमा के पास, जहां धरती और आसमान केवल एक ही रंग में मिलते हैं, धूल का रंग। दोपहर का सूरज आग बरसा रहा था। तापमान इतना अधिक था कि हवा भी सांस लेने में कतरा रही थी। दूर दूर तक केवल बबूल की झाड़ियां और रेत के टीले दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज इस खामोश रेगिस्तान की नींद टूटने वाली थी। सन्नाटे को चीरते हुए एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह बादलों की गरज नहीं थी, यह भारत मां के गौरव, भारतीय सेना के भीष्म टैंकों के काफिले की आवाज थी। सड़क कच्ची थी और धूल का एक बवंडर आसमान को छू रहा था। एक के बाद एक लोहे के विशालकाय दैत्य आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे जो टैंक चल रहा था वह कमांडर का टैंक था। उसका नाम था काल भैरव। उसके अंदर बैठे जवानों के लिए यह केवल एक मशीन नहीं, बल्कि उनका साथी, उनका रक्षक था। लेकिन अचानक वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तेज आवाज, जैसे किसी जानवर ने आखिरी सांस ली हो, और फिर एक डरावनी खामोशी। काल भैरव रुक गया। उसके पीछे पूरा काफिला थम गया। इंजन से काला धुआं निकलने लगा, जो रेगिस्तान की साफ हवा में जहर की तरह घुल गया। कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी टायर की दुकान थी। रामू काका गैरेज। टीन की छत तप रही थी और उसके नीचे बैठा था 12 साल का अर्जुन। उसका चेहरा ग्रीस और तेल से सना हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और पैरों में हवाई चप्पल भी नहीं थी। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो बड़े बड़े इंजीनियरों की डिग्रियों में भी नहीं मिलती। अर्जुन अपने छोटे हाथों से एक पुराने स्कूटर के कार्बोरेटर को साफ कर रहा था। उसके हाथ भले ही छोटे थे, लेकिन मशीनों के साथ उसका रिश्ता रूहानी था। वह लोहे की धड़कन सुन सकता था। जैसे ही टैंक रुका, अर्जुन ने अपना काम छोड़ दिया। वह खड़ा हो गया और अपनी मैली आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा। काका, अर्जुन ने अपनी भारी आवाज में अपने उस्ताद को पुकारा, जो खटिया पर लेटे बीड़ी पी रहे थे। फौज की गाड़ी रुक गई है। आवाज ठीक नहीं लग रही। ऐसा लगता है जैसे पिस्टन ने सांस छोड़ दी हो। रामू काका ने बिना देखे ही हाथ हिला दिया। तू अपना काम कर छोटू, यह फौज का मामला है, हमारा स्कूटर नहीं। बड़े लोग हैं, बड़े मैकेनिक होंगे उनके पास, हमें क्या। लेकिन अर्जुन से रहा नहीं गया। वह दुकान के बाहर निकल आया और सड़क के उस पार देखने लगा। वहां अफरा तफरी मची हुई थी। टैंक का हैच खुला और उसमें से एक भारी भरकम शख्सियत बाहर निकली। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, 6 फीट का कद, रोबदार मूंछें और आंखों में अंगारे। वह इस मिशन के इंचार्ज थे और उन्हें समय पर पहुंचना था। कैप्टन, ब्रिगेडियर की आवाज ने रेगिस्तान की गर्मी को और बढ़ा दिया। क्या हुआ? हम रुक क्यों गए? यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। एक युवा कैप्टन, जिसका चेहरा घबराहट से पसीने में तर था, दौड़ता हुआ आया और सैल्यूट किया। सर, इंजन ओवरहीट हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रहा। मेन ट्रांसमिशन यूनिट में कुछ गड़बड़ लग रही है। ब्रिगेडियर ने अपनी घड़ी देखी। हर मिनट कीमती था। मैकेनिक को बुलाओ तुरंत, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। सेना के 2 अनुभवी इंजीनियर, नायक शर्मा और हवलदार रेड्डी, अपने औजारों के बड़े बड़े बक्से लेकर दौड़े। उन्होंने टैंक के पिछले हिस्से को खोला। अंदर से गर्मी का एक झोंका बाहर आया, जिसने उनके चेहरों को झुलसा दिया। इंजन इतना जटिल था कि उसे समझने के लिए भी दिमाग को ठंडा रखना जरूरी था। लेकिन वहां सब कुछ उबल रहा था। अर्जुन सड़क के किनारे खड़ा सब देख रहा था। उसके अंदर का मैकेनिक बेचैन हो रहा था। वह आवाज, वह खड़खड़ाहट जो टैंक के बंद होने से ठीक पहले आई थी, वह अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। वह जानता था कि यह आम खराबी नहीं है। 10 मिनट बीत गए, फिर 20 मिनट। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अब गुस्से से लाल हो चुके थे। वह अपनी छड़ी से अपने जूते पर वार कर रहे थे, जो उनकी बेचैनी का संकेत था। शर्मा, रिपोर्ट क्या है? वह दहाड़े। टैंक के इंजन रूम से शर्मा बाहर निकले। उनका चेहरा कालिक से पुता हुआ था। सर, समझ नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फ्यूल इंजेक्टर काम नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि सैंड स्टॉर्म की वजह से धूल अंदर चली गई है और पूरा सिस्टम जाम हो गया है। इसे ठीक करने के लिए पूरा इंजन बाहर निकालना पड़ेगा। सर, और उसमें कम से कम 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे? ब्रिगेडियर की आवाज में अविश्वास था। शर्मा, क्या तुम होश में हो? 4 घंटे में दुश्मन हमारी सीमा के अंदर घुसकर चाय पी रहा होगा। मुझे यह टैंक चलता हुआ चाहिए, अभी के अभी। कोई और रास्ता निकालो। सड़क के उस पार अर्जुन ने यह सुना। 4 घंटे? उसने मन ही मन सोचा। नहीं,
यह 4 घंटे का काम नहीं है, यह तो बस एक नट की बात है। वह खुद को रोक नहीं पाया। उसके कदम अपने आप सड़क की ओर बढ़ गए। उसका छोटा सा शरीर, फटे हुए कपड़े और तेल से सने हाथ, वह उस अनुशासित सैन्य वातावरण में किसी बेसुरे राग की तरह लग रहा था। जैसे ही वह टैंक के करीब पहुंचा, एक संतरी ने अपनी राइफल की नाल उसकी तरफ कर दी। ए लड़के, पीछे हट, यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, भाग यहां से। संतरी की आवाज सख्त थी। अर्जुन वहीं जम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि अपनी बात न कह पाने की घबराहट से। साहब जी, अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा। उसकी आवाज में राजस्थानी लहजा था। साहब जी, मुझे पता है इसमें क्या हुआ है, मैं ठीक कर सकता हूं। संतरी हंसा, एक सूखी व्यंग्यात्मक हंसी। तू ठीक करेगा? यह देश का सबसे बेहतरीन टैंक है, तेरा खिलौना नहीं। जाकर अपनी टायर की दुकान पर बैठ, बड़ों का काम है यह। शोर सुनकर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का ध्यान उस तरफ गया। उन्होंने देखा कि एक गंदा सा लड़का संतरी से बहस कर रहा है। वह वैसे ही गुस्से में थे। वह लपकते हुए वहां पहुंचे। क्या तमाशा है यह? उनकी आवाज बिजली की तरह कड़की। संतरी ने तुरंत सावधान की मुद्रा में आकर कहा, सर, यह स्थानीय लड़का है, कह रहा है कि वह टैंक ठीक कर सकता है, मैं इसे भगा रहा था। ब्रिगेडियर ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में वही उपेक्षा थी जो दुनिया हमेशा अर्जुन को देती थी। एक गरीब, अनपढ़, अनाथ बच्चा। बेटा, ब्रिगेडियर ने अपनी आवाज को संयमित करने की कोशिश की। यह कोई स्कूटर या ट्रैक्टर नहीं है, यह करोड़ों की मशीन है। यहां से जाओ, हमें अपना काम करने दो। कहीं चोट लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अर्जुन ने ब्रिगेडियर की आंखों में देखा। उसे डरना चाहिए था, लेकिन उसे बस वह मशीन दिखाई दे रही थी जो बीमार थी और उसे इलाज की जरूरत थी। सर जी, अर्जुन ने निडर होकर कहा, मैंने आवाज सुनी थी। जब यह रुका तो खटखट सूं की आवाज आई थी। यह इंजेक्टर नहीं है सर, यह एयर इनटेक वाल्व में फंसा हुआ पत्थर है। जब तक आप उसे नहीं निकालोगे, पूरा इंजन नहीं, पूरा टैंक खोल लो, यह स्टार्ट नहीं होगा। वहां सन्नाटा छा गया। नायक शर्मा और हवलदार रेड्डी भी यह सुनकर रुक गए। एक 12 साल का लड़का, जिसने शायद कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा होगा, वह सेना के शीर्ष इंजीनियरों को तकनीकी ज्ञान दे रहा था। नायक शर्मा को अपनी काबिलियत पर चोट लगती महसूस हुई। वह आगे बढ़े। ए छोटू, तू हमें सिखाएगा। हमने पुणे में ट्रेनिंग ली है। तूने कहां से सीखा? उस कबाड़ की दुकान से। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली साहब, लेकिन मैं मशीनों से बात करता हूं और यह मशीन रो रही है। आप लोग इसे जबरदस्ती स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इससे पिस्टन टूट जाएगा। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह एक अनुभवी सैनिक थे। उन्होंने कई युद्ध देखे थे और वह जानते थे कि कभी कभी समाधान वहां से आता है जहां से उम्मीद भी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, उनके पास 4 घंटे नहीं थे। उन्होंने शर्मा की तरफ देखा। शर्मा, क्या तुमने एयर इनटेक वाल्व चेक किया? शर्मा झिझके। नहीं सर, वह तो सील्ड यूनिट है, वहां पत्थर जाने का सवाल ही नहीं उठता। अर्जुन फिर बोल पड़ा, रेगिस्तान की रेत कहीं भी जा सकती है सर, और वह पत्थर छोटा सा है, लेकिन उसने सांस की नली रोक रखी है। ब्रिगेडियर ने एक गहरा फैसला लिया। यह जुआ था, एक बहुत बड़ा जुआ। अगर इस लड़के ने कुछ गलत कर दिया तो कोर्ट मार्शल उनका होगा, लेकिन अगर टैंक यहीं खड़ा रहा तो मिशन फेल हो जाएगा। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। मिशन शुरू होने में सिर्फ 45 मिनट बचे थे। शर्मा, ब्रिगेडियर ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, लड़के को देखने दो। सर, शर्मा और रेड्डी एक साथ चौंक पड़े। सर, यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है। एक सिविलियन, और वो भी एक बच्चा, सैन्य संपत्ति को हाथ नहीं लगा सकता। प्रोटोकॉल की ऐसी की तैसी। ब्रिगेडियर चिल्लाए, प्रोटोकॉल टैंक स्टार्ट नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास कोई हल है जो 10 मिनट में काम करे तो बताओ, नहीं तो पीछे हटो और इस छोटे उस्ताद को रास्ता दो। शर्मा और रेड्डी के चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों था, लेकिन वे आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते थे। वे पीछे हट गए। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसे इजाजत मिल गई थी। उसने ब्रिगेडियर की तरफ देखा और एक छोटा सा सैल्यूट किया, वैसा नहीं जैसा फौजी करते हैं, बल्कि वैसा जैसा उसने फिल्मों में देखा था। शुक्रिया सर जी, बस 10 मिनट देना। अर्जुन टैंक के पास गया। वह इतना विशाल था कि अर्जुन को उसके ट्रैक पट्टे पर चढ़ना पड़ा। लोहे की गर्मी उसके नंगे पैरों को जला रही थी, लेकिन उसे महसूस नहीं हुआ। उसने इंजन कंपार्टमेंट में झांका। गर्मी और धुएं के बीच उसे वह जटिल जाल दिखाई दिया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा घिसा हुआ पेचकस स्क्रू ड्राइवर निकाला
और एक तार का टुकड़ा जो वह हमेशा अपनी जेब में रखता था। फौजी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मदारी तमाशा दिखा रहा हो। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कुछ होगा। वे बस ब्रिगेडियर के गुस्से के ठंडा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे फिर से अपना काम शुरू कर सकें। अर्जुन ने अपना हाथ संकरी जगह में डाला। उसका हाथ पतला था, इसलिए वह वहां तक पहुंच सकता था जहां शर्मा के मोटे हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। उसे गर्मी महसूस हो रही थी, उसकी त्वचा जल रही थी, लेकिन उसका ध्यान केवल अपनी उंगलियों के पोरों पर था। वह टटोल रहा था। एयर इनटेक मैनिफोल्ड, वहां एक क्लैंप था। उसने उसे ढीला किया। क्या कर रहा है यह? रेड्डी ने फुसफुसाते हुए कहा। बर्बाद कर देगा सब कुछ। अर्जुन ने सांस रोक ली। उसकी उंगलियों को कुछ महसूस हुआ, सख्त, नुकीला। मिल गया, वह मन ही मन बोला। लेकिन उसे निकालना आसान नहीं था। वह बहुत गहराई में फंसा हुआ था। अगर वह उसे अंदर धकेल देता तो इंजन हमेशा के लिए खत्म हो जाता। उसे बाहर खींचना था। उसने उस तार के टुकड़े का इस्तेमाल किया, उसे एक हुक की तरह मोड़ा। पसीना अर्जुन की आंखों में जा रहा था, हाथ कांप रहे थे। नीचे खड़े ब्रिगेडियर, कैप्टन और पूरी यूनिट की निगाहें उस छोटे से लड़के की पीठ पर टिकी थीं, जो दैत्य के मुंह में हाथ डालकर खड़ा था। बेटा, ध्यान से। ब्रिगेडियर के मुंह से अनजाने में निकल गया। अर्जुन ने अपनी जीभ दांतों के बीच दबाई। अपनी सारी एकाग्रता उस तार के हुक पर लगा दी। एक हल्का सा खिंचाव और टक की आवाज आई। अर्जुन ने अपना हाथ बाहर खींचा। उसकी काली, तेल से सनी हथेली पर एक छोटा सा बादाम के आकार का पत्थर रखा था। उसने उसे ऊपर उठाया ताकि सब देख सकें। यही है वो शैतान। साहब जी, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। नायक शर्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ब्रिगेडियर के चेहरे पर एक अविश्वास भरी राहत दौड़ गई। लेकिन अभी परीक्षा बाकी थी। पत्थर निकल गया था, लेकिन क्या इंजन स्टार्ट होगा? अर्जुन टैंक से नीचे कूदा। अब स्टार्ट करो साहब, उसने ड्राइवर को आवाज दी। ड्राइवर ने ब्रिगेडियर की तरफ देखा। ब्रिगेडियर ने सिर हिलाया। ड्राइवर ने इग्निशन बटन दबाया। पहले एक घरघराहट हुई, खुर्र खुर्र खुर्र। सबका दिल एक पल के लिए रुक गया और फिर वूम, एक जोरदार दहाड़ के साथ काल भैरव का 1000 हॉर्स पावर का इंजन जीवित हो उठा। काला धुआं निकला और फिर साफ हो गया। इंजन की लयबद्ध आवाज रेगिस्तान के सन्नाटे में संगीत की तरह गूंजने लगी। टैंक का कंपन जमीन पर महसूस किया जा सकता था। जवानों के चेहरों पर जो तनाव था वह एक पल में गायब हो गया। कुछ जवान तो खुशी से चिल्लाने ही वाले थे कि अनुशासन याद आ गया। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के सख्त चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़े और अर्जुन के पास आए। अर्जुन अभी भी अपने मैले कपड़ों में खड़ा था, हाथ में वह पत्थर लिए। ब्रिगेडियर ने अपना दस्ताना उतारा और अपना बड़ा भारी हाथ अर्जुन के छोटे गंदे कंधे पर रखा। क्या नाम है तुम्हारा? सिपाही, उन्होंने पूछा। सिपाही नहीं हूं साहब, अर्जुन ने शर्माते हुए कहा। अर्जुन हूं, रामू काका के गैरेज पर काम करता हूं। आज से तुम सिर्फ मैकेनिक नहीं हो अर्जुन, ब्रिगेडियर ने गंभीर स्वर में कहा। आज तुमने भारतीय सेना को शर्मिंदा होने से बचाया है। यह पत्थर केवल इंजन में नहीं था, यह हमारे रास्ते में था। तभी नायक शर्मा, जो अब तक शर्म से पानी पानी हो रहे थे, आगे आए। अपनी वरिष्ठता और अहंकार को किनारे रखकर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। सॉरी उस्ताद, शर्मा ने कहा। हमने किताब पढ़ी है, लेकिन तुमने मशीन पढ़ी है, मान गए। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसकी जिंदगी में पहली बार उसे छोटू, ए लड़के या पागल के अलावा कुछ और कहकर बुलाया गया था। उसे उस्ताद कहा गया था। उसकी छाती गर्व से फूल गई। ब्रिगेडियर ने अपनी जेब से अपना कीमती सनग्लास निकाला और अर्जुन की आंखों पर लगा दिया। वह अर्जुन के छोटे चेहरे पर बहुत बड़ा लग रहा था। यह तुम्हारे लिए, ताकि रेगिस्तान की धूल तुम्हारी इन पारखी आंखों में न जाए। मेरे कार्य करने चेहरे के बच्चे समझता था खा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। अर्जुन ने टैंक ठीक कर दिया था, लेकिन उसने ब्रिगेडियर के दिल में एक सवाल भी खड़ा कर दिया था कि ऐसा हुनर सड़क किनारे धूल में क्यों बर्बाद हो रहा है। काफिला आगे बढ़ने के लिए तैयार था। ब्रिगेडियर टैंक पर चढ़ने ही वाले थे कि वे रुके। वे वापस मुड़े और अर्जुन को देखा, जो अब भी वहीं खड़ा उन चश्मों को संभाले जाते हुए काफिले को देख रहा था। कैप्टन, ब्रिगेडियर ने आदेश दिया, इस लड़के के बारे में पूरी जानकारी नोट करो। मिशन से लौटने के बाद मुझे इससे दोबारा मिलना है। यह लड़का गैरेज में रहने के लिए नहीं बना है। अर्जुन ने धूल के गुबार में गायब होते टैंकों को देखा।
उसे नहीं पता था कि यह घटना उसकी तकदीर बदलने वाली है। वह वापस अपनी दुकान की तरफ मुड़ा। रामू काका अब उठ चुके थे और मुंह खोले सब देख रहे थे। काका, अर्जुन ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, चाय पिलाओगे? आज फौजियों के साथ काम करके आया हूं, थकान हो गई है। लेकिन अर्जुन की यह छोटी सी जीत जल्द ही एक बड़ी परीक्षा में बदलने वाली थी, क्योंकि सरहद पार से केवल हवा नहीं आती, कभी कभी खतरे भी आते हैं। और भारतीय सेना को जल्द ही अर्जुन के उस जुगाड़ की जरूरत पड़ने वाली थी जो किताबों में नहीं लिखा होता। उस घटना को बीते 1 महीना हो चुका था। रेगिस्तान की हवा ने सड़क पर बने टैंक के निशानों को मिटा दिया था, लेकिन अर्जुन के दिल पर पड़ी छाप अभी भी ताजी थी। वह अब भी रामू काका के गैरेज में वही पुराने स्कूटर और ट्रैक्टर ठीक करता था, लेकिन कुछ बदल गया था। अब जब वह किसी इंजन की आवाज सुनता तो उसे उसमें केवल शोर नहीं बल्कि एक लय सुनाई देती थी। वह ब्रिगेडियर का दिया हुआ काला चश्मा अपनी शर्ट की जेब में हमेशा रखता था, जैसे वह कोई मेडल हो। रामू काका अब अर्जुन को छोटू नहीं बल्कि मजाक में कमांडर साहब बुलाने लगे थे। अरे ओ कमांडर, काका चिल्लाते, जरा यह पंचर तो बना दे, या इसके लिए भी तुझे दिल्ली से ऑर्डर चाहिए? अर्जुन बस मुस्कुरा देता और अपने काम में लग जाता, लेकिन उसकी नजरें बार बार सड़क की ओर उठ जाती थीं, उसी दिशा में जहां वह टैंक काफिला गायब हुआ था। उसे उम्मीद थी, एक ऐसी उम्मीद जो वह किसी से कह नहीं सकता था। और फिर एक शाम वह उम्मीद दरवाजे पर आ खड़ी हुई। सूरज ढल रहा था और आसमान संतरी रंग में रंगा हुआ था। गैरेज के सामने धूल का एक गुबार उठा। एक गहरी हरी रंग की मिलिट्री जिप्सी आकर रुकी। जिप्सी पर भारतीय सेना का प्रतीक चिन्ह चमक रहा था। रामू काका अपनी खटिया से ऐसे उछले जैसे करंट लगा हो। गांव के बच्चे जिप्सी के पीछे दौड़ते हुए आए और दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। जिप्सी से 2 जवान उतरे। उनकी वर्दी कड़क थी और जूतों की चमक धूल में भी फीकी नहीं पड़ी थी। यहां अर्जुन कौन है? एक जवान ने भारी आवाज में पूछा। रामू काका के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्हें लगा कि उस दिन टैंक के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में पुलिस पकड़ने आई है। वह हकलाते हुए बोले, साहब, वो बच्चा है, गलती हो गई होगी, माफ कर दो साहब। तभी अर्जुन, जो एक ट्रक के नीचे लेटा था, बाहर खिसक कर आया। उसका चेहरा काला था, लेकिन आंखों में डर नहीं था। उसने अपनी जेब से वह काला चश्मा निकाला और पहन लिया। मैं हूं अर्जुन, उसने कहा। जवान ने उसे देखा और मुस्कुराया। उस्ताद, तैयार हो जाओ, बड़े साहब ने याद किया है। बड़े साहब? ब्रिगेडियर साहब? अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। हाँ, हेडक्वार्टर से बुलावा आया है, चलो गाड़ी में बैठो। पूरा गांव देख रहा था। वह अनाथ लड़का जिसे लोग कल तक दया की नजरों से देखते थे, आज सेना की गाड़ी में शान से बैठकर जा रहा था। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दौड़कर अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। जा बेटा, नाम रोशन करना। जिप्सी रेगिस्तान को चीरती हुई आगे बढ़ी। जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन, ऊंची दीवारें, कंटीले तार और जगह जगह तैनात संतरी। यह एक अलग दुनिया थी, अनुशासन और ताकत की दुनिया। जब अर्जुन ने गेट पार किया तो उसे लगा जैसे वह किसी मंदिर में प्रवेश कर रहा हो। उसे सीधे ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के कार्यालय में ले जाया गया। कार्यालय वातानुकूलित था। दीवारों पर बड़े बड़े नक्शे और वीर चक्र विजेताओं की तस्वीरें टंगी थीं। ब्रिगेडियर अपनी मेज के पीछे बैठे फाइलों में व्यस्त थे। जैसे ही अर्जुन अंदर आया, उन्होंने सिर उठाया। वही रौबदार चेहरा, लेकिन आंखों में पहचान की चमक। आओ अर्जुन, बैठो, ब्रिगेडियर ने इशारा किया। वहां मौजूद एक मेजर को यह बात खटकी कि एक गंदे बच्चे को कुर्सी दी जा रही है, लेकिन ब्रिगेडियर के सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। चाय पियोगे या लस्सी? ब्रिगेडियर ने पूछा। पानी चलेगा साहब, अर्जुन ने धीरे से कहा। वह अभी भी इस माहौल से सहमा हुआ था। ब्रिगेडियर अपनी कुर्सी से उठे और खिड़की के पास गए। अर्जुन, उस दिन तुमने मेरे टैंक को बचा लिया था, लेकिन आज मैं मुसीबत में हूं और मुझे लगता है कि तुम्हारी वह जादुई उंगलियां ही मेरी मदद कर सकती हैं। हुक्म करो साहब, अर्जुन ने कहा। ब्रिगेडियर उसे एक बड़े हैंगर वर्कशॉप की तरफ ले गए। यह जगह रामू काका के गैरेज से 100 गुना बड़ी थी। वहां तरह तरह की आधुनिक मशीनें और हथियार रखे थे। हैंगर के बीचों बीच एक अजीब सी मशीन तिरपाल से ढकी हुई थी। ब्रिगेडियर ने तिरपाल खींचा। उसके नीचे एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक दिखने वाला वाहन था। यह न तो जीप थी न टैंक। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल ATV था।
जिसे विशेष रूप से रेगिस्तान के लिए बनाया गया था। इसके टायर चौड़े थे और इस पर रडार और गन दोनों लगे थे। यह है मरु शक्ति मारू शक्ति, ब्रिगेडियर ने गर्व और चिंता के मिले जुले भाव से कहा। यह हमारा प्रोटोटाइप है। इसे हमने विशेष रूप से सीमा पार की निगरानी के लिए बनवाया है। यह आवाज नहीं करता, रडार पर नहीं दिखता और रेत के टीलों पर चीते की तरह दौड़ सकता है। कम से कम इसे ऐसा करना चाहिए था। तभी वहां एक और व्यक्ति आया, मेजर विक्रम, जो सेना के तकनीकी विंग के प्रमुख इंजीनियर थे। उन्होंने IIT ईस्ट से पढ़ाई की थी और विदेश से ट्रेनिंग ली थी। उनका चेहरा सख्त था और अर्जुन को देखते ही उनकी त्योरियां चढ़ गईं। सर, मेजर विक्रम ने कड़े शब्दों में कहा, यह एक वर्गीकृत क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है। एक सिविलियन बच्चे को यहां लाना नियमों का उल्लंघन है और वैसे भी यह एक सॉफ्टवेयर समस्या है, कोई यांत्रिक खराबी नहीं जो यह लड़का ठीक कर सके। ब्रिगेडियर ने मेजर को शांत रहने का इशारा किया। विक्रम, तुम्हारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पिछले 1 हफ्ते से इसे देख रहे हैं। नतीजा क्या है? 0। हर बार जब हम इसे टेस्ट रन पर ले जाते हैं, 50 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ते ही यह बंद हो जाता है। कोई एरर कोड नहीं, कोई धुआं नहीं, बस बंद। ब्रिगेडियर अर्जुन की तरफ मुड़े। बेटा, हमारे पास समय नहीं है। खुफिया खबर है कि सीमा पार कुछ हलचल हो रही है। हमें इस गाड़ी की जरूरत है। क्या तुम इसे देखोगे? मेजर विक्रम ने हताशा में अपना सिर हिलाया। सर, यह करोड़ों का सिस्टम है। इसके सेंसर फाइबर ऑप्टिक्स के हैं। अगर इसने गलत तार छू दिया तो सिस्टम फ्राई हो जाएगा। अर्जुन ने मेजर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे मरु शक्ति के पास गया। वह मशीन सुंदर थी। उसने उसके ठंडे लोहे को अपनी हथेलियों से सहलाया। वह उसके नीचे लेट गया, फिर ऊपर चढ़ा। उसने इंजन का कवर खोलने को कहा। मेजर विक्रम ने अनिच्छा से तकनीशियनों को इशारा किया। कवर खुला। अंदर तारों और चिप्स का एक जाल था। यह पुराने स्कूटर जैसा नहीं था। यहां सब कुछ कंप्यूटर से चलता था। अर्जुन कुछ देर तक उसे देखता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है, लेकिन वह महसूस कर सकता था। स्टार्ट करो, अर्जुन ने कहा। तकनीशियन ने लैपटॉप कनेक्ट किया और इंजन स्टार्ट किया। मशीन चालू हो गई। आवाज बहुत धीमी थी, लगभग न के बराबर। रेस दो, अर्जुन ने आदेश दिया। इंजन की गति बढ़ी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह सुन रहा था। वह उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो कानों को नहीं, हड्डियों को सुनाई देती है। जब इंजन पूरी ताकत पर था, अर्जुन ने अपना हाथ एक पतले पाइप पर रखा जो इंजन के पीछे से निकल रहा था। अचानक अर्जुन चिल्लाया, बस बंद करो। इंजन बंद हो गया। हैंगर में सन्नाटा छा गया। मेजर विक्रम ने व्यंग्य के साथ पूछा, क्या हुआ उस्ताद? कोई भूत दिखा? अर्जुन टैंक से नीचे कूदा। वह सीधा ब्रिगेडियर के पास गया। साहब, इसका गला घुट रहा है। गला? ब्रिगेडियर ने पूछा। मतलब? साहब, जब यह तेज चलती है तो यह पाइप हिलता है। अर्जुन ने एक काले रबर के पाइप की ओर इशारा किया। हवा खींचने वाला पाइप। यह बहुत नरम है। जब इंजन जोर से सांस खींचता है तो यह पाइप पिचक जाता है, जैसे जूस पीते वक्त स्ट्रॉ पिचक जाती है। हवा अंदर नहीं जाती और मशीन बेहोश हो जाती है। रुकते ही पाइप वापस फूल जाता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता। मेजर विक्रम हंसे। असंभव। यह उच्च गुणवत्ता वाला पॉलीमर है। इसकी टेस्टिंग लैब में हुई है। यह पिचक नहीं सकता। अर्जुन ने कोई बहस नहीं की। उसने अपनी जेब से एक पुराना गंदा कपड़ा निकाला जो वह हमेशा रखता था। एक बार फिर चलाओ, उसने कहा, लेकिन इस बार मुझे इसके पास खड़े रहने दो। मेजर विक्रम विरोध करने ही वाले थे कि ब्रिगेडियर ने हाथ उठा दिया। करो जैसा यह कह रहा है। इंजन फिर से दहाड़ा। जैसे ही आरपीएम बढ़ा, अर्जुन ने ध्यान से देखा। पाइप थोड़ा सा सिकुड़ने लगा। इससे पहले कि वह पूरी तरह बंद होता, अर्जुन ने अपना गंदा कपड़ा लिया और उसे पाइप के एक हिस्से के अंदर फंसा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। और तेज, अर्जुन चिल्लाया। इंजन अब अपनी अधिकतम सीमा पर था। पाइप कांप रहा था, लेकिन अर्जुन के कपड़े के जुगाड़ की वजह से वह पिचका नहीं। इंजन चलता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। इंजन बंद नहीं हुआ। लैपटॉप पर खड़े तकनीशियन ने हैरानी से मेजर की तरफ देखा। सर, सभी पैरामीटर नॉर्मल हैं। पावर ड्रॉप नहीं हो रहा है। मेजर विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। लैब की टेस्टिंग, कंप्यूटर सिमुलेशन और IIT की डिग्री सब एक तरफ और एक अनपढ़ बच्चे का गंदा कपड़ा और अवलोकन शक्ति दूसरी तरफ। इंजन बंद करने के बाद ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अर्जुन के पास आए।
उन्होंने उस पाइप को देखा जिसमें वह कपड़ा फंसा था। तुमने सही कहा था, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। इतनी छोटी सी बात और हम सॉफ्टवेयर में बग ढूंढ रहे थे। अर्जुन ने पसीना पोंछा। मशीन को सांस चाहिए साहब, चाहे वह कंप्यूटर वाली हो या स्कूटर वाली। लेकिन इस बार जीत इतनी आसान नहीं थी। मेजर विक्रम अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनका अहंकार चोटिल हो चुका था। यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है सर, विक्रम ने कहा। हैंगर में इंजन चलाना और रेगिस्तान की तपती रेत में फुल लोड पर चलाना अलग बात है। मैं इस बच्चे के जुगाड़ पर अपने जवानों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। हमें इसे फील्ड में टेस्ट करना होगा, असली परिस्थितियों में। ब्रिगेडियर ने अर्जुन की तरफ देखा। क्या तुम तैयार हो अर्जुन? क्या तुम्हारा यह जुगाड़ बाहर रेत के तूफान में टिक पाएगा? अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा हो चुका था और दूर क्षितिज पर बिजली चमक रही थी। मौसम खराब हो रहा था, लेकिन उसने ब्रिगेडियर की आंखों में देखा वही भरोसा जो रामू काका की आंखों में होता था। अगर मशीन साथ देगी तो मैं भी साथ दूंगा साहब, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। ब्रिगेडियर ने एक गंभीर फैसला लिया। ठीक है, आज रात ही ऑपरेशन मरुशक्ति का लाइव टेस्ट होगा और अर्जुन, तुम हमारे साथ चलोगे। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। एक सिविलियन बच्चे को गुप्त मिशन पर ले जाना, लेकिन ब्रिगेडियर जानते थे कि अगर बीच रेगिस्तान में मशीन फिर रुकी तो उसे ठीक करने वाला इंजीनियर नहीं, बल्कि यही छोटू काम आएगा। अर्जुन को एक छोटी सी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई गई जो उसे ढीली आ रही थी। उसे हेलमेट दिया गया और इस तरह रेगिस्तान का छोटा उस्ताद भारतीय सेना के सबसे उन्नत और गुप्त वाहन में बैठकर रात के अंधेरे में सीमा की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आगे केवल मशीन की खराबी नहीं, बल्कि असली दुश्मन भी उसका इंतजार कर रहा था। रेगिस्तान की रात जितनी शांत होती है उतनी ही जानलेवा भी, और आज रात वह खामोशी गोलियों की आवाज से टूटने वाली थी। रात के 2 बज रहे थे। थार का रेगिस्तान अब ठंडा नहीं बल्कि डरावना लग रहा था। मरुशक्ति वाहन बिना हेडलाइट जलाए केवल अपने नाइट विजन कैमरों के सहारे सीमा के करीब बढ़ रहा था। अंदर का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज बम जैसी लगती। अर्जुन पीछे की सीट पर बैठा था, 2 संचार उपकरणों के बीच सिकुड़ा हुआ। वह अपनी बड़ी हेलमेट को बार बार ठीक कर रहा था जो उसकी आंखों पर गिर रही थी। उसके सामने स्क्रीन पर हरे रंग की रोशनी में रेगिस्तान का नक्शा चमक रहा था। मेजर विक्रम ड्राइविंग सीट पर थे। उनकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गई थीं और उनके बगल में बैठे थे ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, जिनकी उंगलियां मशीन गन के ट्रिगर पर थीं। हम पॉइंट ज़ीरो के करीब हैं, मेजर विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। सेंसर कुछ हलचल पकड़ रहे हैं, शायद कोई जानवर हो या शायद। घुसपैठिए, ब्रिगेडियर ने वाक्य पूरा किया। सतर्क रहो, इंजन की आवाज कम रखो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अब तक फौजियों को केवल फिल्मों में लड़ते देखा था। असली जिंदगी में यह खामोशी गोलियों की आवाज से ज्यादा डरावनी थी। उसे अपने गैरेज की याद आ रही थी, जहां सबसे बड़ा खतरा गर्म चाय का गिरना होता था। यहां मौत हर टीले के पीछे छिपी हो सकती थी। अचानक डैशबोर्ड पर लगी लाल बत्ती जलने लगी। एक तीखी बीप की आवाज गूंजी। मिसाइल लॉक, मेजर विक्रम चिल्लाए। दाएं मोड़ो, अभी। इससे पहले कि मेजर स्टीयरिंग घुमा पाते, एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! रेत का एक विशाल गुबार उठा। वाहन बुरी तरह से हिल गया, जैसे किसी ने उसे खिलौने की तरह उठाकर पटक दिया हो। अर्जुन का सिर छत से टकराया। अगर हेलमेट न होता तो शायद वह बेहोश हो जाता। वाहन एक तरफ झुक गया और रुक गया। स्थिति बताओ, ब्रिगेडियर ने अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए दहाड़ लगाई। आरपीजी हमला है सर, मेजर विक्रम ने स्क्रीन पर देखते हुए कहा। पीछे के बाएं टायर के पास धमाका हुआ है। सस्पेंशन डैमेज हुआ है, लेकिन कवच ने हमें बचा लिया। तभी गोलियों की बौछार शुरू हो गई। टट 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 टट। गोलियां वाहन की बुलेट प्रूफ बॉडी से टकराकर चिंगारियां छोड़ रही थीं। वे जाल में फंस चुके थे। दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया था। इंजन स्टार्ट करो विक्रम, हमें यहां से निकलना होगा, ब्रिगेडियर ने चिल्लाकर कहा और ऊपर के हैच से फायरिंग शुरू कर दी। मेजर विक्रम ने इग्निशन दबाया। हुर्र हुर्र। इंजन ने खांसा, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। क्या हुआ अब? ब्रिगेडियर ने नीचे झुकते हुए पूछा। सिस्टम ओवरराइड हो गया है सर। मेजर विक्रम पसीने से तरबतर हो गए। धमाके के झटके से सेफ्टी सेंसर ट्रिगर हो गए हैं। कंप्यूटर को लग रहा है कि वाहन पलट गया है, इसलिए उसने फ्यूल सप्लाई काट दी है। यह एक सुरक्षा फीचर है ताकि आग न लगे। इसे बायपास करो।
मैं कोशिश कर रहा हूं सर, लेकिन सॉफ्टवेयर लॉक हो गया है। रिबूट करने में 3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट में हम सब मारे जाएंगे। गोलियों की आवाज तेज होती जा रही थी। दुश्मन करीब आ रहा था। वे जानते थे कि भारतीय सेना का वाहन फंसा हुआ है। अर्जुन, जो अब तक डर के मारे सीट के नीचे दुबका हुआ था, ने फ्यूल सप्लाई शब्द सुना। उसका डर एक पल के लिए गायब हो गया और उसकी जगह उस मैकेनिक ने ले ली जो समस्या को सुलझाना जानता था। वह जानता था कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, लेकिन वह यह भी जानता था कि इंजन को बस तेल चाहिए। उसे कंप्यूटर की अनुमति की परवाह नहीं है। साहब, अर्जुन चिल्लाया, कंप्यूटर को छोड़ो, मुझे पीछे जाने दो। बैठो नीचे, मेजर विक्रम ने डांटा। यह कोई स्कूटर नहीं है जिसे तुम तार जोड़कर स्टार्ट कर दोगे। अगर 3 मिनट रुके तो हम नहीं बचेंगे। अर्जुन ने पहली बार मेजर की आंखों में आंखें डालकर कहा, फ्यूल पंप इलेक्ट्रॉनिक है। अगर मैं उसे बैटरी से सीधा करंट दे दूं तो वह कंप्यूटर की नहीं सुनेगा, वह तेल फेंकेगा। ब्रिगेडियर ने फायरिंग रोककर नीचे देखा। उनकी आंखों में एक पल का द्वंद्व था। फिर उन्होंने फैसला लिया, जाओ अर्जुन, विक्रम, इसे कवर करो। अर्जुन अपनी सीट से रेंगता हुआ पीछे की तरफ गया, जहां फ्यूल यूनिट का पैनल था। गाड़ी के बाहर गोलियां बरस रही थीं। हर गोली के टकराने पर गाड़ी हिल जाती थी। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने पैनल खोला। अंदर दर्जनों तार थे, लाल, नीले, पीले, हरे। मेजर विक्रम चिल्लाए, नीला और सफेद तार मत छूना, वह डेटोनेटर सर्किट के पास है। अर्जुन ने तारों को देखा। उसे रंग समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि रोशनी बहुत कम थी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा एलईडी टॉर्च निकाला जो वह मुंह में दबाकर रखता था। उसने फ्यूल पंप को पहचाना। उसके तार कंप्यूटर बॉक्स में जा रहे थे। मुझे इसे काटना होगा, अर्जुन बड़बड़ाया। उसने अपनी जेब से कटर प्लायर्स निकाला। कट। उसने कंप्यूटर से आने वाले तार काट दिए। अब पंप का संपर्क दिमाग कंप्यूटर से टूट चुका था। अब उसे दिल बैटरी से जोड़ना था, लेकिन तार छोटे पड़ रहे थे। बैटरी टर्मिनल तक पहुंचने के लिए उसके पास तार नहीं था। तार छोटा है, अर्जुन चिल्लाया। बाहर एक और आरपीजी का धमाका हुआ। गाड़ी के शीशे पर दरार आ गई। कुछ भी करो अर्जुन, ब्रिगेडियर की आवाज में हताशा थी। अर्जुन ने इधर उधर देखा। उसे कुछ नहीं दिखा। उसकी नजर मेजर विक्रम के बूट्स जूतों पर पड़ी। नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़ी। उसने अपनी कलाई पर एक कलावा मौली पवित्र धागा बांध रखा था, लेकिन उसमें धातु का कोई तार नहीं था। फिर उसे याद आया, वह जिस हेडफोन को लगाए हुए था। उसने झटके से अपना मिलिट्री हेडसेट उतार फेंका। उसने उसके तार को अपने दांतों से छीला। तांबे की पतली लकीरें बाहर आ गईं। यह काम करेगा, उसने सोचा। उसने हेडफोन के तार का एक सिरा फ्यूल पंप के तार से जोड़ा और दूसरा सिरा उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से छूना था। जैसे ही वह तार जोड़ने गया, एक गोली गाड़ी की पिछली दीवार को भेदती हुई अंदर आई और अर्जुन के कान के पास से निकल गई। वह डर के मारे पीछे हटा और उसका सिर लोहे के खंभे से टकराया। खून की एक पतली धार उसके माथे से बहने लगी। अर्जुन, ब्रिगेडियर चिल्लाए। अर्जुन को चक्कर आ रहे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। रामू काका का चेहरा, उसके दोस्तों की हंसी और वह टैंक, सब कुछ धुंधला हो रहा था। क्या वह यहीं मरने वाला था? नहीं। उसने अपने माथे से खून पोंछा। मैं ठीक हूं, वह कराहते हुए बोला। उसने फिर से तार पकड़ा। इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसने तार को बैटरी टर्मिनल से स्पर्श कराया। चिनगारी निकली। फ्यूल पंप की जंग। आवाज सुनाई दी। वह एक मधुमक्खी की तरह भिनभिनाने लगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर चेतावनी आ रही थी, क्रिटिकल एरर, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह एरर नहीं, जीवनदान है। स्टार्ट करो साहब, अर्जुन अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। मेजर विक्रम ने बटन दबाया। इंजन एक शेर की तरह दहाड़ा। बिना कंप्यूटर के नियंत्रण के इंजन पूरी आरपीएम पर चल रहा था, बेतहाशा और शक्तिशाली। चल पड़ी। मेजर विक्रम के चेहरे पर अविश्वास और राहत की हंसी थी। निकलो यहां से, फुल स्पीड, ब्रिगेडियर ने आदेश दिया। मेजर विक्रम ने एक्सीलरेटर दबाया। मरु शक्ति ने रेत को पीछे फेंकते हुए एक छलांग लगाई। वह किसी घायल जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक क्रोधित राक्षस की तरह भागी। अर्जुन पीछे लुढ़क गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वे गोलियों की बौछार से दूर भाग रहे थे। दुश्मन पीछे छूट गया था। ब्रिगेडियर ने अपनी सीट से मुड़कर पीछे देखा। अर्जुन फर्श पर पड़ा था। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन वह अपने हाथ में वह हेडफोन का टूटा हुआ तार पकड़े हुए था, जैसे वह कोई ट्रॉफी हो। कुछ देर बाद जब वे सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गए, मेजर विक्रम ने गाड़ी रोकी।
ब्रिगेडियर तुरंत पीछे आए। उन्होंने अपनी फर्स्ट एड किट निकाली और अर्जुन के माथे पर पट्टी बांधने लगे। तुम पागल हो लड़के, ब्रिगेडियर ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में पिता जैसा प्यार था। तुम सच में पागल हो। मेजर विक्रम, जो अब तक अपनी तकनीक और प्रोटोकॉल पर घमंड करते थे, चुपचाप अर्जुन को देख रहे थे। उन्होंने अपनी पानी की बोतल अर्जुन की ओर बढ़ाई। मैंने आईआईटी में इंजीनियरिंग पढ़ी, मेजर विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। मैंने दुनिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में रोबोटिक्स सीखा, लेकिन जो तुमने आज किया वह किसी किताब में नहीं है। हेडफोन के तार से मिलिट्री टैंक चलाना, यह तो जुगाड़ है साहब, अर्जुन ने पानी पीते हुए मुस्कुराकर कहा। जब संसाधन कम हो और मुसीबत बड़ी हो तो दिमाग को ही औजार बनाना पड़ता है। मेजर विक्रम मुस्कुराए, एक सच्ची मुस्कान। हाँ, जुगाड़ भारतीय इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा हथियार। सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। वे बेस पर वापस लौट रहे थे। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। रेगिस्तान अब सुंदर लग रहा था। उसने अपने माथे पर बंधी पट्टी को छूकर देखा। यह दर्द कर रही थी, लेकिन यह दर्द उसे याद दिला रहा था कि वह जिंदा है। और सिर्फ जिंदा नहीं, उसने कुछ ऐसा किया था जो बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाए। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि उसकी यह बहादुरी केवल रेगिस्तान तक सीमित नहीं रहने वाली थी। बेस पर लौटते ही उसे एक ऐसी खबर मिलने वाली थी जो उसकी और रामू काका की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि सेना कभी अपने नायकों को नहीं भूलती, चाहे वे वर्दी में हों या फटे हुए कपड़ों में। बेस के गेट पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां भीड़ जमा थी। केवल सैनिक नहीं, बल्कि दिल्ली से आए कुछ बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि रात की यह मुठभेड़ कोई छोटी घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी जिसे नाकाम करके वे लौटे थे। ब्रिगेडियर ने गाड़ी से उतरते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा। चलो अर्जुन, दुनिया को अपने हीरो से मिलने दो। अर्जुन झिझका। साहब, मेरे कपड़े गंदे हैं और यह खून, यही तो असली मेडल हैं मेरे बच्चे, ब्रिगेडियर ने कहा और उसे अपने साथ ले गए। उस सुबह जैसलमेर के उस आर्मी बेस में हजारों सैनिकों के सामने एक 12 साल का मैकेनिक खड़ा था। उसके कपड़े तेल से सने थे, सिर पर पट्टी थी, लेकिन उसका कद वहां मौजूद किसी भी जनरल से बड़ा लग रहा था। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने माइक लिया। हम अक्सर हथियारों पर भरोसा करते हैं, तकनीक पर भरोसा करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की असली ताकत क्या है। वह ताकत किसी फैक्ट्री में नहीं बनती, वह इस देश की मिट्टी में, इसके लोगों के दिलों में और उनकी कभी हार न मानने वाली जिद में बसती है। मिलिए अर्जुन से। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन अर्जुन की नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं और अंत में उसे वह चेहरा दिख गया। भीड़ के पीछे गेट के पास रामू काका खड़े थे, अपनी पुरानी धोती में, आंखों में आंसू लिए, हाथ जोड़कर उसे देख रहे थे। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने भीड़ की परवाह किए बिना दौड़ लगा दी और सीधे रामू काका के गले लग गया। एक जनरल का सम्मान अपनी जगह था, लेकिन एक पिता समान गुरु का आशीर्वाद उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। पर कहानी का अंत अभी बाकी था। सरकार ने अर्जुन के लिए एक बड़ा ऐलान किया था, एक ऐसा ऐलान जो न केवल उसका भविष्य संवारने वाला था, बल्कि देश की रक्षा प्रणाली में एक नई क्रांति लाने वाला था। जैसलमेर बेस पर तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। रामू काका की आंखों से बहते आंसू अर्जुन के कंधे को भिगो रहे थे। यह खुशी के आंसू थे, गर्व के आंसू थे। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह मंच से नीचे उतरे और उन दोनों के पास आए। उनके हाथ में एक फाइल थी। रामू काका, ब्रिगेडियर ने हाथ जोड़कर कहा। उनका स्वर बहुत विनम्र था। आपने इस बच्चे को लोहा आकार देना सिखाया है, आपने इसे एक बेहतरीन कारीगर बनाया है, लेकिन अब देश को इसकी जरूरत है। क्या आप इसे हमें सौंप सकते हैं? रामू काका ने अपने गमछे से आंखें पोंछीं। उन्होंने अर्जुन को अपने से अलग किया और ब्रिगेडियर की तरफ देखा। साहब, यह तो मेरा बेटा है, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि यह गैरेज की 4 दीवारों के लिए नहीं बना है। यह तो खुले आसमान का परिंदा है। ले जाइए इसे, बस इतना वादा कीजिए कि इसे कभी झुकने नहीं देंगे। ब्रिगेडियर ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। मैं वादा करता हूं, आज से यह सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है। इसकी पढ़ाई, इसका रहने का खर्च सब सरकार उठाएगी। यह देश के बेहतरीन कॉलेज में पढ़ेगा। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा है। उसने रामू काका के पैर छुए। काका, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। काका ने उसके सिर पर एक हल्की चपत लगाई, जैसे वे हमेशा लगाते थे। पगले, जा, यहां रहकर क्या करेगा?
मेरे पुराने स्कूटर ठीक करेगा। जाकर देश के टैंक बना, हवाई जहाज बना, और जब बड़ा अफसर बन जाए तो इस बूढ़े को भूल मत जाना। और इस तरह एक नई यात्रा शुरू हुई। वह दिन अर्जुन की पुरानी जिंदगी का आखिरी दिन था। जब वह सेना की जिप्सी में बैठकर जा रहा था, उसने पीछे मुड़कर अपनी पुरानी दुकान रामू काका गैरेज को देखा। वह धूल भरी सड़क, वह टूटी हुई टीन की छत, सब पीछे छूट रहा था। लेकिन उसने अपनी जेब में वह पुराना पेच का स्क्रू ड्राइवर रख लिया था। वह उसकी जड़ों की निशानी थी। 12 साल बाद पुणे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सीएम, एक विशाल ऑडिटोरियम में सन्नाटा छाया हुआ था। सैकड़ों कैडेट्स अपनी कड़क वर्दी में बैठे थे। मंच पर एक युवा अधिकारी खड़ा था। उसके कंधों पर कैप्टन के सितारे चमक रहे थे। उसका कद लंबा था, चेहरा साफ और आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, जिज्ञासा और विनम्रता की। यह कैप्टन अर्जुन था। वह एक स्क्रीन पर एक नए इंजन का डिजाइन समझा रहा था। जेंटलमैन, अर्जुन की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। इंजीनियरिंग केवल किताबों के पन्नों में नहीं होती। फॉर्मूले आपको बताते हैं कि मशीन कैसे चलनी चाहिए, लेकिन अनुभव आपको बताता है कि मशीन कैसे चलती है। जब आप युद्ध के मैदान में होते हैं तो आपके पास लैब नहीं होती, आपके पास केवल आपका दिमाग और आपकी हिम्मत होती है। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और हवा में लहराया। वह एक पुराना जंग लगा हुआ तार का टुकड़ा था। यह, अर्जुन ने कहा, यह तार का टुकड़ा मेरी सबसे बड़ी डिग्री है। इसने मुझे सिखाया कि समाधान संसाधनों में नहीं बल्कि हमारी सोच में होता है। इसे हम भारतीय जुगाड़ कहते हैं। लेकिन याद रखना, जुगाड़ का मतलब काम चलाओ काम नहीं है। जुगाड़ का मतलब है विपरीत परिस्थितियों में हार न मानना। इम्प्रोविजेशन, आशुरचना। कैडेट्स ने तालियां बजाईं। अर्जुन मुस्कुराया। लेक्चर खत्म होने के बाद वह बाहर आया। गलियारे में एक भारी भरकम बुजुर्ग अधिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। उनके बाल अब सफेद हो चुके थे, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी अब भी सीधी थी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सूर्यदेव सिंह। अर्जुन ने उन्हें देखते ही अपने कदम रोक दिए। वह दौड़ा और एक कड़क सैल्यूट किया। जय हिंद सर। जनरल सूर्यदेव सिंह हंसे और उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। आराम से कैप्टन, अब तुम मेरे जूनियर नहीं, मेरे गौरव हो। सर, आप यहां? अर्जुन ने पूछा। सुना है कि तुमने मरुशक्ति 2 शून्य का इंजन डिजाइन किया है, वही टैंक जिसने रेगिस्तान में हमें बचाया था? जनरल ने पूछा। जी सर, अर्जुन ने उत्साह से कहा। इस बार मैंने उसमें सैंड फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया है जो खुद को साफ करता है। अब किसी बच्चे को उसमें हाथ डालकर पत्थर नहीं निकालना पड़ेगा। दोनों जोर से हंसे। जनरल ने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली। उसमें वही पुराना कीमती सनग्लास धूप का चश्मा था जो उन्होंने 12 साल पहले रेगिस्तान में अर्जुन को दिया था। उस दिन यह तुम्हारे चेहरे पर बहुत बड़ा था। जनरल ने चश्मा अर्जुन को देते हुए कहा, जरा पहनकर देखो, अब फिट आता है या नहीं। अर्जुन ने चश्मा पहना। वह बिल्कुल फिट था। वह अब कोई डरा हुआ बच्चा नहीं था। वह भारतीय सेना का एक जांबाज अफसर था। सर, अर्जुन ने भावुक होकर कहा, अगर उस दिन आपने मुझे मौका न दिया होता तो मैं आज भी पंक्चर बना रहा होता। जनरल ने सिर हिलाया। नहीं अर्जुन, हीरा कोयले की खान में भी हीरा ही रहता है। उसे बस एक जौहरी की नजर चाहिए होती है। तुमने अपनी तकदीर खुद लिखी है। तभी एक जवान दौड़ता हुआ आया। कैप्टन अर्जुन सर, लैब में इमरजेंसी है। प्रोटोटाइप ड्रोन का सर्किट गर्म हो रहा है, इंजीनियर समझ नहीं पा रहे हैं। अर्जुन ने जनरल की तरफ देखा। जनरल ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, जाओ उस्ताद, मशीनों को तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन मुड़ा और लैब की तरफ दौड़ा। वह अब भी वही था। वर्दी बदल गई थी, ओहदा बदल गया था, लेकिन उसके अंदर का वह मैकेनिक जो मशीनों की धड़कन सुन सकता था, वह आज भी जिंदा था। लैब में पहुंचकर उसने देखा कि युवा इंजीनियर कंप्यूटर स्क्रीन पर उलझे हुए थे। अर्जुन ने कंप्यूटर नहीं देखा। उसने सीधे ड्रोन के मोटर पर हाथ रखा। उसने गर्मी महसूस की। उसने अपनी जेब से अपना वही पुराना पेचकस निकाला जो वह रामू काका की दुकान से लाया था। हटो, अर्जुन ने कहा। उसने एक नट को थोड़ा ढीला किया और एक तार को बायपास किया। मोटर की आवाज बदल गई। वह शांत हो गई। 40 नाउस D9 शेलकार में। सिंपल, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। हवा का रास्ता बंद था। युवा इंजीनियर हैरान होकर उसे देख रहे थे। अर्जुन खिड़की के पास गया। बाहर तिरंगा शान से लहरा रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे अपना बचपन याद आया।
रेगिस्तान की वह तपती धूप, वह धूल और वह सपना। उसने मन ही मन कहा, काका देखो, आपका छोटू अब लोहे को उड़ाना सीख गया है। कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा किसी अमीर घर की जागीर नहीं होती। वह रेगिस्तान की धूल में, किसी छोटे से गैरेज में या किसी फटे हुए कपड़े पहनने वाले बच्चे में भी मिल सकती है। जरूरत है तो बस एक मौके की, एक भरोसे की। अर्जुन की कहानी हर उस बच्चे की कहानी है जो सपने देखता है, और हर उस सिपाही की कहानी है जो उन सपनों की रक्षा करता है।